इस लेक्चर में 4 नई रामसार साइट्स जो इंक्लूड की गई हैं इंडिया से, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इंडिया के जो वेटलैंड हैं 42 वेटलैंड, 42 वेटलैंड को हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमि। 42 वेटलैंड्स को रामसार साइट डिक्लेयर किया हुआ था, रामसार साइट, लेकिन अब 4 नई साइट और इंक्लूड कर दी हैं, अब हो गई हैं टोटल 46। तो ये देखेंगे हम इसमें कि 42 कौन कौन सी साइट्स हैं, 4 नई कौन सी हैं, और वेटलैंड क्या होते हैं, और रामसार साइट क्या है, ये रामसार क्या है। तो पहले समझते हैं रामसार के बारे में। देखो रामसार एक जगह है ईरान में, ईरान में जगह है। ईरान देखो यहाँ कंट्री है, ये अपना हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के साइड में ये पाकिस्तान, ये ईरान। ये ईरान जो दिखाई दे रहा है आपको, ईरान में एक जगह है रामसार। रामसार जगह पे एक मीटिंग हुई, समिट हुआ, कन्वेंशन हुआ, और उसी के नाम पे रख दिया, रामसार के नाम पे ही रख दिया रामसार कन्वेंशन। जब यहाँ मीटिंग हुई रामसार जगह पे, तो ये रामसार में मीटिंग जो हुई थी, जो रामसार कन्वेंशन है, अब रामसार कन्वेंशन यानी कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय संधि। ट्रीटी का मतलब होता है संधि, रामसार कन्वेंशन क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी यानी कि संधि। इसमें ये डिसीजन लिए गए कि वर्ल्ड में जितने भी इंपोर्टेंट वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स का मतलब होता है आर्द्र भूमि, मतलब ऐसी भूमि जो परमानेंटली या सीजनली पानी से भरी हुई हो, उस ऐसी भूमि यानी कि लैंड है, इस पे पानी भरा हुआ कुछ समय के लिए या पूरे सालों साल भरा हुआ हो, कुछ इस टाइप की दिखाई देती है आपको वेटलैंड। ये देखो वेटलैंड है, यहाँ पे ये भूमि है, ये पानी भरा हुआ है, ये कुछ इस तरह की कुछ घास उगी हुई है, या पेड़ भी हो सकते हैं, पेड़ भी हो सकते हैं, रिवर हो सकती है, लेक हो सकती है, कोई भी मैंग्रोव फॉरेस्ट हो सकते हैं जहाँ पे पानी भरा हुआ रहता हो सीजनली या फिर परमानेंटली, वो वेटलैंड हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले ये रामसार साइट्स के बारे में, फिर 42 कौन कौन सी साइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो रिसेंटली 2 साइट हरियाणा से और 2 साइट गुजरात से डिक्लेयर की गई हैं रामसार साइट्स। देखो सारे वेटलैंड्स रामसार साइट नहीं होते, जो ये रामसार कन्वेंशन है, ट्रीटी है, इसका मैनेजमेंट है जो डिक्लेयर कर देता है कि इन वेटलैंड्स को रामसार साइट डिक्लेयर कर देंगे, तो उनको रामसार साइट डिक्लेयर कर देते हैं। और इसलिए करते हैं ताकि वेटलैंड जब डिक्लेयर कर दिया, रामसार साइट डिक्लेयर कर दी वेटलैंड, तो इनके लिए कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए बहुत अधिक स्टेप उठाए जाते हैं कि ये क्या है, एक्सटेंट ना हो जाए रामसार साइट, यानी कि जो वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, ये क्या है, लुप्त ना हो जाए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ से पानी सूख जाए, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है वो भी डिस्कस करेंगे अभी हम। तो 2 हरियाणा 2 गुजरात से रामसार कन्वेंशन के अंडर नई वेटलैंड डिक्लेयर कर दिए रामसार साइट्स। ये जो है वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया, एक इंटरनेशनल एनजीओ टाइप है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन साउथ एशिया के लिए, साउथ एशिया बोलते हैं इस वाले रीजन को। ये अपना वर्ल्ड मैप है, और ये आपको दिखाई दे रहा है एशिया, और एशिया के अंदर भी ये साउथ एशिया, ये वाला पार्ट है साउथ एशिया। इसमें मालदीव, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये कंट्री आती हैं साउथ एशिया में। तो साउथ एशिया के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले जानते हैं पहले वेटलैंड के बारे में, वेटलैंड इंटरनेशनल। देखो वेटलैंड इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वेटलैंड इंटरनेशनल। ये क्या है, इससे पहले इसका नाम हुआ करता था इंटरनेशनल वाइल्ड फॉल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल वाइल्ड फॉल ऑर्गेनाइजेशन। ये 1937 में बनी थी, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, एनजीओ टाइप, जो गैर सरकारी संस्था होती है ना ये। तो बाद में क्या हुआ, 1983 में और 1985 में 2 और ऑर्गेनाइजेशन बनी, एक तो एशियन वाइल्ड फॉल ब्यूरो बना, और एक वेटलैंड फॉर अमेरिका, वेटलैंड फॉर अमेरिका, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन बनी। तो इन तीनों ने सोचा भाई साहब हम एक ही काम करते हैं कि वेटलैंड को कंजर्वेशन के लिए। तो पहले जब ये बनी थी ना इंटरनेशनल वाइल्ड फॉल ऑर्गेनाइजेशन 1937 में, इसका काम था वाटर बर्ड को बचाना, जो वाटर पे, पानी पे पक्षी रहते हैं, उन पक्षियों को बचाना, बर्ड्स को बचाना। लेकिन बाद में इसने वेटलैंड को कंजर्वेशन का काम शुरू कर दिया, और ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिल गई, एक साथ आई है 1991 में। 1991 में इन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, और फिर इन्होंने 1995 में अपना नाम चेंज कर लिया, ये वेटलैंड इंटरनेशनल, अब इनका नाम है वेटलैंड इंटरनेशनल। ये एक क्या है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है इसे, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी सपोर्ट करती हैं, मतलब मेंबरशिप होती है इनमें से, गैर सरकारी संस्थाएं जो डिफरेंट वर्ल्ड में, डिफरेंट कंट्रीज़ में
जो ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ टाइप, वो भी सपोर्ट करती है और गवर्नमेंट भी। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, जैसे किसी कंपनी का होता है ना, प्रोडक्ट बेचेगी और प्रॉफिट कमाएगी। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसका लाभ कमाना काम नहीं है, सिर्फ जो ऐसी आर्द्र भूमि है उनको संरक्षण करना काम है। तो ये वेटलैंड जो इंटरनेशनल है उसके रीजनल ऑफिस होते हैं, क्षेत्रीय ऑफिस। ऐसी एशिया के लिए है, ऐसी बहुत सारे रीजन के लिए होगा, जैसे मान लो अफ्रीका के लिए रीजनल ऑफिस होगा, और मान लो अमेरिका के लिए, ये साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के लिए होगा। तो ये रीजनल ऑफिस होते हैं। तो ये भी रीजनल ऑफिस है इसका एशिया के लिए, साउथ एशिया के लिए, वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया। ये देखो, इस जो वेटलैंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अपना हेडक्वार्टर 1996 में एस्टेब्लिश किया। कहाँ पे किया? नीदरलैंड में। नीदरलैंड यूरोप में एक कंट्री है, यूरोप में नीदरलैंड। कहाँ पे है नीदरलैंड? ये देख लो भाई साहब, नीदरलैंड ये जर्मनी के साइड में, यहाँ पे नीदरलैंड है जर्मनी के साइड में। तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वेटलैंड इंटरनेशनल का। तो इसी की ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया। इसने अपनी रिपोर्ट में एक रिसेंट एस्टीमेट लगाया, एस्टीमेट का मतलब है अनुमान, अनुमान लगाया, असेसमेंट की, इसने इवेल्युएशन किया कि नियरली 30% ऑफ नेचुरल वेटलैंड इन इंडिया, जितने भी वेटलैंड इंडिया में है, आर्द्रभूमि इंडिया में है, भारत में है, उसका 30% लगभग, नियरली मतलब लगभग 30% लॉस्ट हो चुके हैं लास्ट 3 डिकेड में। एक डिकेड में 10 साल होते हैं, पिछले 30 सालों में 30% वेटलैंड लुप्त हो गए हैं भाई साहब, खत्म हो चुके हैं। और इनमें से भी मेजरली लॉस कहाँ पे हुआ वेटलैंड का? अर्बन एरियाज में। अर्बन का मतलब शहरी, शहरी एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा हुआ है। देखो यूपीएससी कैसे पूछेगा आपसे, ये पूछेगा कि मोर प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब अधिकतर, ज़्यादा, कहाँ पे वेटलैंड का लॉस हुआ है, स्टेटमेंट में दे देगा रूरल एरियाज में लॉस हुआ है क्या, अर्बन एरियाज में हुआ है। तो आपको याद रखना है क्या कि अर्बन एरियाज में ज़्यादा लॉस हुआ है, और पिछले 30 सालों में लगभग कितना 30% तक लुप्त हो चुके हैं, लॉस हुआ है वेटलैंड में। तो ये स्टेटमेंट आपको ऐसे याद रखनी है, ऐसे पूछता है यूपीएससी। तो वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया क्या है? एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका न्यू दिल्ली में ऑफिस है और 1996 में बनी थी। और किसका पार्ट है? वेटलैंड इंटरनेशनल का। वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में पूरी कथा अभी पढ़िए ऊपर। ये क्या काम करता है? जो साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, साउथ एशिया का जो रीजनल ऑफिसर है वेटलैंड इंटरनेशनल का, वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया का, ये साउथ एशिया रीजन में ही जो वेटलैंड है उनको कंजर्वेशन करने के लिए और उनका वेटलैंड का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ऐसा ना हो लुप्त हो जाए। कोई मान लो पीपल वहाँ पे आसपास रहते हैं, अगर वेटलैंड का आर्द्रभूमि का यूज करते हैं तो सस्टेनेबल तरीके से करें। सस्टेनेबल का मतलब है ऐसे तरीके से कि उनका यूज भी करें और फ्यूचर के लिए वो बचे भी रहें। ऐसा नहीं है आप यूज करके उनको ख़त्म ही कर दो। तो ये अब वेटलैंड के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है। देखो वेटलैंड की हमने ऊपर डेफिनेशन देखी, तो मेन डेफिनेशन क्या है वेटलैंड की, ये पढ़ सकते हो आप। वेटलैंड आर इकोसिस्टम सैचुरेटेड विद वाटर आइदर सीजनली और परमानेंटली। ऐसी लैंड होती हैं, ऐसी भूमि होती हैं, ऐसे इकोसिस्टम होते हैं जिनमें वाटर भरा होता है, पानी भरा होता है, या तो सीजनली या परमानेंटली। इनमें कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंग्रोव, मार्सिस, मार्सिस बोलते हैं दलदल को जिसमें पानी भरा हो और जिसमें घास पेड़ वगैरह छोटे मोटे उगे हुए होते हैं। एक होते हैं रिवर्स, लेक्स, डेल्टा। रिवर को भी बोल सकते हैं वेटलैंड, क्योंकि पानी तो भरा ही है ना भाई साहब, लेक्स में, डेल्टा में। फ्लड प्लेन्स हुआ कोई, फ्लड प्लेन्स का मतलब प्लेन एरिया हो गया, समतल एरिया, इस पर पानी भरा हुआ है, वो भी वेटलैंड हो गया। या फिर फ्लडेड फॉरेस्ट हो गया, या फिर राइस फील्ड, जो चावल की खेती करते हैं ना, चावल की खेती में भी देखो 3-4 महीने लग जाते हैं, पानी भरा रहता है खेत में, तो वो भी तो वेटलैंड हो गया ना। कोरल रीफ, कोरल रीफ के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, स्पेशल लेक्चर बना हुआ है इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप। और ऐसे मैरीन एरिया, मैरीन एरियाज का मतलब है समुद्र में ऐसे एरिया जिनकी डेप्थ 6 मीटर से कम है और लो टाइड एरिया में है। जैसे मान लो ये हिंदुस्तान है अपना, यहाँ से हम समुद्र की तरफ जाएं और समुद्र में इसकी जो लैंड है नीचे, यहाँ पे पानी भरा हुआ है और ये डेप्थ है 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 6 मीटर से कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा दूर जाएंगे तो ये 6 मीटर से ज़्यादा हो जाएगी, मान लो 7 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर और ज़्यादा भी हो सकती है। तो 6 मीटर से कम, ये 6 मीटर से कम डेप्थ है, तो वो समझे जाएंगे क्या? वो समझे जाएंगे वेटलैंड। और लो टाइड एरिया में होंगे ये, लो टाइड एरिया में, मतलब जैसे यहाँ से लो टाइड क्या होता है? टाइड तो आप समझते हो, ज्वार भाटा, समुद्र के पानी का उतार और चढ़ाव। एक बार समुद्र का पानी ऊपर आ गया फिर नीचे चला गया, इसी को बोलते हैं टाइड। तो लो टाइड मान लो यहाँ तक नीचे आया, लो टाइड यहाँ तक लगभग 6 मीटर से कम, ये जिसकी डीप मतलब डेप्थ कम है, तो उसको समझेंगे वेटलैंड।
और वेटलैंड देखो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी, ह्यूमन मेड या मैन मेड भी हो सकते हैं। जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पॉन्ड बना लेते हैं, जैसे गांव एरियाज में, अर्बन एरियाज में तालाब बना लेते हैं ना, छोटा तालाब, कहीं पे पोखर बोलते हैं, कहीं पे तालाब बोलते हैं, ये पॉन्ड या रिजर्वेयर बना लिया, ये रिजर्वेयर वही हो गए तालाब, डैम एरिया, डैम बना लिया, बांध बना लिया, वहाँ पे पानी को स्टोर करके रख लिया, तो ये मैन मेड भी हो सकते हैं वेटलैंड। ये याद रखना इसमें कि अर्थ के लैंड सरफेस का जितने भी अर्थ पे भूमि है उसका 6% के अराउंड वेटलैंड है। सिर्फ कितने हैं? 6%। वेटलैंड कितने हैं? 6%। और ये 6% होते हुए भी 40% प्लांट और एनिमल स्पीसीज इस पे निर्भर करते हैं, वेटलैंड पे। मतलब पूरी दुनिया में जितने भी बर्ड पाए जाते हैं या एनिमल पाए जाते हैं उनमें से प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज ये 40% वेटलैंड पे निर्भर करते हैं। इनका जीवन यापन इसी पे निर्भर करता है। जैसे पानी रहेगा जहाँ पे पक्षी रहेंगे, वहाँ पे पानी पिएंगे, वहाँ पे और भी कुछ मिलते हैं खाने पीने को उन्हें चीज़, तो उन पर ही डिपेंड होते हैं। अब न्यू रामसार साइट कौन कौन सी जुड़ी हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। न्यू रामसार साइट कौन कौन सी हैं? देखो, रामसार कन्वेंशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया क्या है। इसने 4 नई वेटलैंड इंडिया में अभी इंक्लूड किए हैं। इन्हें बोल सकते हैं या तो रामसार साइट या बोल सकते हैं वेटलैंड्स ऑफ ग्लोबल इंपोर्टेंस। और रामसार कन्वेंशन क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटी है जो वेटलैंड के कंजर्वेशन और यूज के लिए काम करती है। नई रामसार साइट कौन सी है 4 इंडिया में? एक है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हरियाणा की झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रखनी है अगर आप हरियाणा से हो तो। हरियाणा की झज्जर डिस्ट्रिक्ट में भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है। इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर मतलब जंगल एरिया है, इसमें पेड़ वगैरह हैं, उसके अंदर फ्रेश वाटर वेटलैंड है जो ह्यूमन मेड है। ये हरियाणा का लार्जेस्ट वेटलैंड है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे? ये भी हरियाणा में है। ये गुरुग्राम है ना, जो गुरुग्राम, पहले इसका नाम गुड़गांव था, गुरुग्राम के पास है, मतलब दिल्ली के पास ही सटा हुआ सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसमें लगभग 220 स्पीसीज रहती हैं। किसकी? बर्ड स्पीसीज वगैरह या एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं यहाँ पे। विंटर माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट कर जाते हैं। लोकल माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स में मिलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है तीसरे नंबर की थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गुजरात में है, ये गुजरात में है। और ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का मतलब ये है भाई साहब, इसमें क्या है, पर्टिकुलर सीजन में बर्ड आते हैं, जैसे मान लो रसिया से उड़ के आ गए या सेंट्रल एशिया से उड़ के आ गए, तो रसिया से उड़ के आएंगे तो यहाँ पे गुजरात की यहाँ पे रुकेंगे इस सेंचुरी में और यहाँ से फिर दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। और यहाँ पे 320 बर्ड स्पीसीज से ज़्यादा यहाँ पे स्पीसीज पाए जाते हैं थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नेक्स्ट है वाधवाना वेटलैंड, ये भी गुजरात में है। तो ये भी, इसकी भी इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस देखते हुए इसको डिक्लेयर किया हुआ है। और ये भी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में आता है। 80 स्पीसीज से ज़्यादा इसमें स्पीसीज मिलती हैं। तो आपको इनमें ये बस नाम याद रखने हैं कौन सा कहाँ पे है। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाधवाना गुजरात में है, सुल्तानपुर और भिंडावास हरियाणा में है। अब ये जो वाइल्ड लाइफ डिक्लेयर किए गए हैं, वेटलैंड डिक्लेयर किए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये आपके नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, इनमें जो मेजर स्पीसीज मिलते हैं, एक एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज मिलते हैं 3। एक तो है इजिप्टियन वल्चर, साकेर फाल्कोन, सोसिएबल लैपविंग, और एक नियर थ्रेटेंड बर्ड स्पीसीज मिलता है जिसका नाम है डालमेटियन पेलिकन। तो ये देख लेते हैं कैसे दिखाई देते हैं। ये देखो इजिप्टियन वल्चर है भाई साहब, ये इजिप्टियन वल्चर, और ये है आपका साकेर फाल्कन। साकेर फाल्कन है ये आपका बर्ड है, ये बर्ड का नाम है साकेर फाल्कन। और ये है आपका सोसिएबल लैपविंग, सोसिएबल लैपविंग। और ये है आपका डालमेटियन डालमेटियन आपका है पेलिकन, डालमेटियन पेलिकन। ये नियर थ्रेटेंड है और बाकी के सारे एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड किस कैटेगरी में? मतलब IUCN की जो रेड लिस्ट होती है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बर्ड स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है, कंजर्व करती है। 1948 में बनाई थी जूलियन हेक्सले नाम के आदमी ने। पूरा डिटेल में जानना तो इसके लिए इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में लेक्चर जाके देख सकते हो आप। तो इस तरह से अब इंडिया में 46 रामसार साइट हो गई हैं, वेटलैंड हो गए हैं। पहले 42 थे। तो 42 कौन कौन से पहले ये देख लेते हैं इंडिया में।
देखो ये आपके जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, कम से कम आपको अपने स्टेट के तो याद रहने चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने स्टेट का पीसीएस एग्जाम दे रहे हो, एसडीएम के लिए एग्जाम होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वरना आप और किसी एग्जाम की तैयारी करो किसी और स्टेट पीसीएस की, तो भी आपको रखने हैं याद। यूपीएससी के लिए तो सारे याद रखने हैं आपको। ये कौन कौन से हैं बस एक बार देख लो, एक दो बार आप लिख लो इसे, और एक दो बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे ये। जैसे उत्तराखंड में है आसान कंजर्वेशन एरिया, केरल में है अष्टामुडी वेटरलैंड, और नेक्स्ट है ब्यास कंजर्वेशन एरिया पंजाब में। बस आपको इतना याद होना चाहिए कि ये कहाँ पे है। नेक्स्ट है भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है। भोज कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है, भोज वेटलैंड। ये चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है। चिल्का लेक उड़ीसा में है। बहुत सारी ऐसी साइट हैं, आपको ऑलरेडी पता है कहाँ पे हैं। दीपर बील ये असम में है। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड ये वेस्ट बंगाल में है। हरी के वेटलैंड पंजाब में है। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में है। ये काबरताल वेटलैंड बिहार में है। और कंजी वेटलैंड है पंजाब में है। नेक्स्ट है ये कंजली है, कंजली वेटलैंड पंजाब में। केवलादेव घाना नेशनल पार्क राजस्थान में। ये केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में है। कोलेरू लेक कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। लोकतक लेक मणिपुर में। लोनार लेक महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे, गुजरात में। नंदूर मधमेश्वर ये है महाराष्ट्र में। नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब में। ये नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी ये भी उत्तर प्रदेश में। पॉइंट कैलीमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में। पोंग डैम लेक हिमाचल प्रदेश में। रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश में। रॉपर वेटलैंड पंजाब में। रुद्रसागर लेक त्रिपुरा में। समन बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। ये समसपुर बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। सांबर लेक राजस्थान में। संदी बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। सरसाई नावर झील उत्तर प्रदेश में। सास्ताम कोट्टा लेक केरल में। सुंदरबन वेटलैंड वेस्ट बंगाल में। सिरिनसार मानसार लेक्स जम्मू कश्मीर में। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में। सो मुरीरी जम्मू कश्मीर में। सोकर लद्दाख में। और ये अपर गंगा रिवर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है वेबानंद कोल वेटलैंड ये केरल में है। और वुलर लेक जम्मू कश्मीर में। देखो ये तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखे हुए थे, आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हो, एक स्टेट में कितने वेटलैंड है उन स्टेट वाइज आप लिस्ट बना लो और स्टेट वाइज उन्हें अलग अलग कर लो तो याद हो जाएंगे। और चार हमने नेक्स्ट कौन से, ये तो 42 हो गए, चार हमने पढ़ लिए हैं। अब अर्बन वेटलैंड का रोल क्या होता है ये देख लेते हैं। जो भी आर्द्र भूमि होती है उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। एक तो है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। इनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि वेटलैंड क्या है, अर्बन सेटिंग के लिए बनाए जाते थे। हिस्ट्री में एग्जाम्पल है, जैसे सदर्न इंडिया में जो चोल वंश के राजा थे, चोल डायनेस्टी और होयसाल डायनेस्टी थी, इन्होंने बहुत सारे टैंक बनवाए स्टेट में, ओवरऑल पूरे स्टेट में। मल्टी लेयर्ड रोल है इनका। जैसे मान लो ये देखो बायोडाइवर्सिटी को तो सपोर्ट करते ही हैं। बायोडाइवर्सिटी होती है विविधता, जैव विविधता। जैसे किसी जंगल में जंगली जानवर भी मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, ये सब क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी है किसी जंगल की। तो जैव विविधता को तो ये सपोर्ट करते ही करते हैं, सहायता करते हैं। और साथ साथ में जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज या इकोसिस्टम सर्विस होती हैं उनको भी ये सपोर्ट करते हैं। जैसे फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं जंगली जानवर के लिए, पक्षियों के लिए। वाटर फाइबर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं। ये जो पानी का स्तर घटता जा रहा है लैंड में, मतलब अर्थ का ग्राउंड वाटर लेवल घटता जा रहा है, इसको भी रिचार्ज करते हैं, क्योंकि इन पे पानी भरा होता है तो वाटर लेवल ऊपर आ जाता है। वाटर प्योरिफिकेशन करते हैं, मतलब गंदे पानी को साफ करते हैं ये। फ्लड मॉडरेशन करते हैं। मान लो कहीं पे वेटलैंड है और यहाँ पे पानी भरा हुआ है और मान लो यहाँ पे फ्लड आ जाए तो ये पानी को सोख लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। और बीच में ये ब्रिज का काम भी करते हैं। मान लो यहाँ से पानी आ रहा है तो इस वाले एरिया को बचा के रखेंगे। यहाँ से मान लो इस तरफ से पानी आ रहा है तो इस वाले एरिया को, इस तरफ से आ रहा है तो इस वाले एरिया को। तो इस तरह से ये वाटर मॉडरेशन का और फ्लड मॉडरेशन का काम करते हैं। स्टॉर्म वगैरह कोई आ जाए प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे फ्लड आ जाए तो। इरोजन कंट्रोल करते हैं, इरोजन नहीं होने देते सॉइल को। कार्बन स्टोरेज करके रखते हैं, मतलब बहुत सारा CO2 वगैरह या कार्बन को कैप्चर करके रखते हैं। इस तरह से ग्रीन हाउस गैस को भी रिडक्शन करते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होने देते, अपने आप में सोख के रखते हैं। तो क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं एक तरह से। नेक्स्ट है लिक्विड असेट ऑफ स्टीज। इसको
द्रव्य संपत्ति समझा जाता है सिटीज़ के लिए, शहरों के लिए, क्योंकि देखो कल्चरल हेरिटेज के लिए भी यूज करते हैं इसकी। मतलब बहुत सारे पीपल ऐसे रहते हैं इनकी पूजा पाठ भी करते हैं। जैसे मान लो भाई साहब यमुना नदी है या गंगा नदी है, गंगा नदी रिवर भी एक वेटलैंड है, तो उनको कल्चरल हेरिटेज की तरह मानते हैं कि नहीं मानते, सांस्कृतिक विरासत की तरह पूजा पाठ करते हैं इनकी। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ वेटलैंड इन सिक्योरिंग लोकल लाइवलीहुड। लोकल जो लाइवलीहुड होती है उनको सिक्योर करने के लिए, जैसे मान लो लोकल जो लोग रहते हैं इन वेटलैंड के आसपास, इनमें फिशिंग करते हैं, मछली उत्पादन भी करते हैं, फार्मिंग करते हैं, कुछ फसल वगैरह भी उगाते हैं, जैसे पैडी कल्टीवेशन के लिए यूज कर लिया, धान उगाने के लिए, और टूरिज्म के लिए, मतलब लोग बाग इन्हें देखने के लिए आते हैं ना, लेक हो गया, झील देखने के लिए जाते हैं तो टूरिज्म बढ़ता है, वहाँ पे पर्यटक आते हैं देखने के लिए। तो वहाँ पे जो लोग मान लो बिजनेस चलाते हैं, शॉप चलाते हैं, दुकान खोली हुई है, तो उनको भी तो लाइवलीहुड सिक्योर होगी, उनकी भी तो, उनका सामान खरीदेंगे, उनका भी इनकम जनरेट होगी, तो इस तरह से सहायता करते हैं। अब मेजर थ्रेट क्या है वेटलैंड का, आर्द्र भूमियाँ हैं जो, इनका मतलब किस किस चीज़ों से नुकसान है। एक तो है अर्बनाइजेशन से, मतलब शहरीकरण, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है डेवलपमेंट प्रेशर बढ़ रहा है, और शहरों में क्या है रेजिडेंशियल घर बन रहे हैं, इंडस्ट्री बन रही है, कॉमर्शियल फैसिलिटी, तो क्या है वेटलैंड जहाँ पे लुप्त होते जा रहे हैं और वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह बना रहे हैं, घर वगैरह बना रहे हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड, ह्यूमन मेड, मानव के द्वारा जो एक्टिविटी करी जाती हैं, जैसे अनप्लान्ड अर्बन और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। देखो अर्बन डेवलपमेंट कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अनप्लान्ड हो रहा है बहुत सारी जगह पे, जहाँ पे भी जगह मिल रही है वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्री बनाए जा रहे हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इम्पाउंडमेंट कर रहे हैं, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, रिसोर्स जहाँ पे भी उन्हें ले रहे हैं, ड्रेज डिस्पोजल, जो कोई गंदगी है उसको डिस्पोज कर रहे हैं वेटलैंड के आसपास। तो इस तरह से क्या है ये लुप्त होते जा रहे हैं, लॉस हो रहा है, इकोलॉजिकल भी और इकोनॉमिकल भी लॉस हो रहा है इनका लॉन्ग टर्म के लिए, और भी लॉस हो सकता है हमारी इकोनॉमी में इनके लुप्त होने से। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। देखो जैसे क्या है बहुत सारे वेटलैंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि पैडी कल्टीवेशन में कन्वर्ट कर दिए, जहाँ पे पानी भरा हुआ था वहाँ पे धान की खेती उगाना शुरू कर दी, तो भी ये कन्वर्ट होते जा रहे हैं। धान की खेती रहेगी तब तक पानी भरा रहेगा, फिर उनका पानी सूख जाता है, मान लो ड्राई हो जाता है, इस तरह से इनको नुकसान हो रहा है। और भी जैसे मान लो हाइड्रोलॉजी के लिए अल्टरेट कर दिया है इनको, डैम रिजर्वेयर जैसे कैनाल वगैरह कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो इरिगेशन के लिए यूज कर लेते हैं उनको, मतलब इरिगेशन मतलब सिंचाई, खेतों में पानी के लिए यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जैसे कैनाल यानी कि जो नहर होती हैं या कोई और स्ट्रीम होती है, मतलब कोई भी पानी बह रहा है कहीं पे, तो इनको क्या है डाइवर्जन कर देते हैं इनका, यहाँ पे कैनाल कंस्ट्रक्शन कर लिया, डाइवर्जन कर दिया स्ट्रीम और रिवर का, तो वाटर को क्या है ट्रांसपोर्ट करते हैं लोअर एरिड एरियाज में, जहाँ पे सूखा है, बाढ़ है, ड्रॉट है, वहाँ पे इसको पानी को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इसमें वेटलैंड में पानी कम हो जाएगा। जैसे लेक का पानी डाइवर्ट कर दिया, यहाँ पे लेक है इसका पानी दूसरी जगह पे भेज दिया, यहाँ तो पानी कम हो जाएगा ना, तो इस वेटलैंड को खतरा हो रहता है कि लुप्त हो सकता है। और ड्रेनेज पैटर्न के लिए अल्टर कर दिया है बहुत सारे वेटलैंड्स को। नेक्स्ट जो ये एग्जाम्पल देख सकते हो कहाँ कहाँ पे ऐसा काम किया, जैसे केवलादेव घाना सेंचुरी है राजस्थान में, इसको अल्टर किया है, यहाँ के पानी को दूसरी जगह पे भेजा गया है। लोकतक लेक है मणिपुर की, यहाँ पे ऐसा किया हुआ है। चिल्का लेक पे कहाँ पे, ये उड़ीसा में। वेमनाद लेक कहाँ पे, ये केरल में। तो ये भी डैम बना के इम्पैक्ट किया गया, प्रभाव डाला गया है इन पे, ऐसे वेटलैंड पे। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ काट देना, पेड़ काटे जा रहे हैं तो सॉइल इरोजन होता है, मृदा अपरदन, मतलब सॉइल मान लो बारिश होगी तो मिट्टी यहाँ से उखड़ के चली जाएगी दूसरी जगह पे, और मृदा अपरदन होगा तो और सारे पेड़ों को नुकसान होगा, उनकी जड़ें निकल जाएंगी और वो पेड़ गिर जाएंगे। सिल्टेशन मतलब गाद वगैरह कचरा वगैरह जम जाता है ना वेटलैंड में, ये भी एक नई परेशानी है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन। जो भी वेटलैंड होते हैं उनके आसपास टॉक्सिक सीवेज और केमिकल्स वगैरह इंडस्ट्रीज से जो निकलते हैं वो वेटलैंड में जाके जमा हो जाते हैं, तो वेटलैंड के फ्रेश वाटर को पॉल्यूटेड करते हैं। नेक्स्ट है सैलिनेशन। सैलिनेशन का मतलब है नमक की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाना, तो जैसे ग्राउंड वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा विड्रॉल कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा तो वेटलैंड के आसपास क्या है सैलिनेशन ज़्यादा हो जाएगा, सैलिनाइजेशन या सैलिनेशन। नेक्स्ट है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर है पानी में कुछ भी खेती वगैरह, क्रॉप कल्टीवेशन करना, घास वगैरह उगाना, या मान लो मछली उत्पादन करना, फिश कल्टीवेशन करना। इसमें क्या है बहुत सारे वेटलैंड क्या है मैंग्रोव फॉरेस्ट और वेटलैंड कन्वर्ट कर दिए गए हैं पिसी कल्चर के लिए और एक्वाकल्चर पॉन्ड्स के लिए। पिसी कल्चर फिश कल्टीवेशन को भी बोलते हैं,
और एक्वाकल्चर में सारे आ जाते हैं, चाहे ये पिसीकल्चर भी एक्वाकल्चर में आ गया, क्योंकि पानी में जो भी कुछ कर रहे हैं, मान लो पानी में फिश कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उसे पिसीकल्चर बोल देंगे। पानी में मान लो कोई क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं पानी में उगाते हैं, तो ये एक्वाकल्चर में सारे आ जाएंगे। तो ये कन्वर्ट कर रहे हैं बहुत सारे वेटलैंड मैंग्रोव फॉरेस्ट को पिसीकल्चर के लिए, एक्वाकल्चर के लिए, तो इनको नुकसान हो रहा है, वेटलैंड खत्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोड्यूस स्पीसीज। बहुत सारे ऐसे एग्जोटिक स्पीसीज हैं, एग्जोटिक स्पीसीज या थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं, प्लांट स्पीसीज, जिनकी वजह से वेटलैंड को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो ऐसे स्पीसीज होते हैं, स्पीसीज का मतलब कोई प्लांट स्पीसीज, पौधे, जैसे वाटर हियासिंथ है, साल्विनिया है, ये स्पीसीज वाटर में जब मान लो इंट्रोड्यूस कर दिए तो वहाँ वेटलैंड को खतरा होता है, ये पानी सारा सोख लेते हैं, या और सारे स्पीसीज जो रहते हैं पानी में उनको जो न्यूट्रिएंट्स हैं खुद ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ये है वाटर हियासिंथ, ये पौधा है वाटर हियासिंथ का, ये एग्जोटिक स्पीसीज है। एग्जोटिक स्पीसीज को बोलते हैं जो दूसरे स्पीसीज को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है ये साल्विनिया स्पीसीज, ये है साल्विनिया। अब नेक्स्ट थ्रेटन्ड किस चीज़ से खतरा, क्लाइमेट चेंज से। आप सबको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से। प्रेसिपिटेशन में शिफ्ट हो रहा है, प्रेसिपिटेशन का मतलब रेनफॉल, बारिश, बारिश जहाँ पे होती थी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रही है। नेक्स्ट जो स्टॉर्म है, जैसे फ्लड आती है या ड्रॉट आती है, इनके जो क्या है, इन ये फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और सी लेवल राइज हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगी यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भाई साहब जो ग्लेशियर जमे हुए, बर्फ़ जमी हुई है पहाड़ों पे, वो पिघलेगी, मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होगी तो कहाँ पे जाएगी, समुद्र में जाएगी, नदियों के जरिए समुद्र का पानी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो आसपास समुद्र के आसपास जो मान लो आइलैंड नेशन रहते हैं, कंट्री रहती हैं, उनमें पानी भर जाएगा तो बहुत सारे नेशन, राष्ट्र, कंट्री डूब सकते हैं। अब देखते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए इशू क्या क्या हैं, परेशानियां क्या क्या हैं। देखो, एक तो इंडिया में एक सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसमें कुछ मेंबर होते हैं। ये बनाई गई थी 2017 में, जो रूल्स बनाए थे ना वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, उनके रूल्स के अंडर ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई थी। तो ये इंडिया में वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए काम करती है, लेकिन बस इसका एडवाइजरी पावर है इसके पास, केवल एडवाइजरी, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकती है, सलाह दे सकती है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले सकती। एक तो ये इशू है। नेक्स्ट है लोकल कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन इग्नोर किया जा रहा है। जो भी मान लो वेटलैंड के आसपास लोग रहते हैं, लोकल लोग, उनका पार्टिसिपेशन, हिस्सेदारी होनी चाहिए वेटलैंड को कंजर्वेशन करने के लिए भी, लेकिन इसको इग्नोर किया जा रहा है, इसको टाला जा रहा है। नेक्स्ट है कि कोई वेल डिफाइंड नेशनल अर्बन वाटर पॉलिसी नहीं है, अच्छे से कोई परिभाषित की गई हो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट पॉलिसी नहीं है नेशनल अर्बन वाटर पॉलिसी कि अर्बन एरियाज़ के लिए मैनेजमेंट के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, ऐसी पॉलिसी नहीं है। नेक्स्ट है कि अवेयरनेस भी नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता ही नहीं है लोगों में, वेटलैंड के बारे में नॉलेज ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये इकोसिस्टम सर्विस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये भी एक परेशानी है। अब ग्लोबल वेटलैंड कंजर्वेशन इनिशिएटिव क्या है, मतलब पूरे वर्ल्ड में वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं। एक तो है रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन आप हमने पढ़ लिया ऊपर क्या होता है। एक ट्रीटी हुई थी 1971 में, किसमें, ईरान में, रामसार जगह पे, तो इस ट्रीटी का नाम रख दिया रामसार कन्वेंशन, जो वेटलैंड को प्रोटेक्ट करती है। इसी के अंदर एक होता है मॉन्ट्रो रिकॉर्ड। ये मॉन्ट्रो रिकॉर्ड क्या है, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड देखो एक्स साइलेंट है इसमें, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड क्या है, ये एक अलग से रजिस्टर है, रामसार कन्वेंशन में अलग से रजिस्टर है। इसमें ऐसी साइट को रजिस्टर किया जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, जिसको बहुत ज़्यादा डेंजर थ्रेटन्ड रहता है, थ्रेट रहती है, खतरा रहता है कि वो अगर इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया ना अभी अच्छे से, तो ये लुप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये वेटलैंड होती, ये भी वेटलैंड ही है, आर्द्र भूमि, लेकिन ज़्यादा खतरे में होती हैं। तो मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में जो ज़्यादा डेंजर में रहती है उनको रखा जाता है। क्या इंडिया में ऐसी कोई साइट है जो मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में है? देखो रामसार साइट तो है ऑलरेडी, कितनी हो गई 46, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में भी है। देखो भाई साहब, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में पहले तो थी 3 साइट, जिनमें चिल्का लेक भी थी, चिल्का लेक वेटलैंड भी है और इस मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में भी है, चिल्का लेक भी थी, और आपकी लोकतक लेक हमने पढ़ी कहाँ पे, वेटलैंड साइड भी है, और किस में थी, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में भी थी, क्योंकि इसको ज़्यादा खतरा भी था, समझ रहे हो। लोकतक लेक ये कहाँ पे, मणिपुर में। और एक केवलादेव नेशनल पार्क जो है ना, केवलादेव कहाँ पे, राजस्थान में, भरतपुर में, केवला
देव, ये था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क बोल रहा हूँ, केवलादेव, तो ये था। लेकिन चिल्का लेक रिकवर कर गई, अब इसको ज़्यादा खतरा नहीं है, सिर्फ ये रामसार की वेटलैंड साइट है, लेकिन ये दोनों वेटलैंड साइट भी है और मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में भी है। तो अभी सिर्फ 2 साइट है इंडिया में, लोकतक लेक और केवलादेव, ये किसमें, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड रजिस्टर में रजिस्टर है, इनको ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इंटरनेशनली क्या लिया, एक वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके वेटलैंड के रिगार्डिंग। एक कैंपेन है, अभियान, ग्लोबल कैंपेन स्टीज फॉर फॉरेस्ट, ये अभियान चलाया गया ताकि जो क्लाइमेट चेंज है और बायोडाइवर्सिटी है इसको प्रोटेक्ट किया जाए शहरों में, स्टीज में, और वेटलैंड की इंपॉर्टेंस बताई जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, फॉरेस्ट को कनेक्ट किया जाए पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट इफर्ट क्या है, इंडिया के द्वारा इफर्ट, मतलब इंडिया ने कौन कौन से प्रयास किए हैं वेटलैंड आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए। एक तो है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, जितने भी एक्वाटिक इकोसिस्टम है, पानी के इकोसिस्टम है, उनको कंजर्व करने के लिए एक प्लान बनाया इंडिया ने। 2017 में रूल्स बनाए, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स, आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। और इसरो भी सपोर्ट करती है, जो हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी है ना इसरो, इसरो भी सपोर्ट करती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, ये असेसमेंट करती है, नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी का असेसमेंट करती है। कैसे, सैटेलाइट के डेटा के जरिए, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं भाई साहब, जैसे अभी हमने पढ़ा था एक अपने करंट अफेयर में ईओएस के बारे में, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये क्या है, ऊपर जाके सैटेलाइट इमेज देते हैं, इमेज देखते हैं कितना फॉरेस्ट कहाँ पे, कितना वेटलैंड कहाँ पे, इस डेटा को असेसमेंट करते हैं और वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए काम करते हैं, मैपिंग करते हैं, एक तरह से मैप तैयार कर लेते हैं। तो इसरो भी सहायता करती है। अब वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है और सॉल्यूशन क्या हो सकता है वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए। देखो आपके प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देखो डेवलपिंग सिनर्जी विद मेगा अर्बन स्कीम्स, जितनी भी मान लो अर्बन सिस्टम के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए स्कीम योजना चला रखी है, उनका सिनर्जी करो, मतलब उनका तालमेल बैठाओ कि इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए भी उनका यूज हो, अर्बन प्लानिंग के लिए और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए डेवलपमेंट पॉलिसीज, ये सारी हैं, उनका सिनर्जी हो। जैसे हमारे इंडिया में चलाई गई है स्मार्ट सिटीज मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन अर्बन क्षेत्र को डेवलप करने के लिए। एक अटल है, अमृत मिशन है, अमृत, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका शॉर्टकट में बोलते हैं अमृत, अमृत AMRUT, अमृत, ये देख लो AMRUT, ये फुल फॉर्म है इसकी। तो ये जो क्या है, इनमें वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, ताकि सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो, तो ये भी एस्पेक्ट इनमें ऐड करने की जरूरत है इन मिशन में, दोनों मिशन में। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इनेबलिंग पीपल पार्टिसिपेशन, जो भी लोग बाग भाई साहब वेटलैंड के आसपास रहते हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। जैसे एक DDA का प्लान है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसने इनवाइट किया पब्लिक कमेंट्स, इसने एक प्लान बनाया, मास्टर प्लान दिल्ली 2041, 2041 में दिल्ली में क्या क्या डेवलपमेंट किया जाएगा, इसके लिए मास्टर प्लान बनाया कि 2041 आते आते ये प्लान डेवलप किया जाएगा। और लोगों से कमेंट मांगे कि आपकी क्या राय है इस प्लान के बारे में। तो देखो पीपल पार्टिसिपेशन किया ना, लोगों की भागीदारी की, कि लोगों को ताकि अवेयरनेस हो, लोग अपना सुझाव दे सकें। और जब सुझाव देंगे तो देखो जो आदमी सलाह देता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक महसूस करता है कि भाई मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इनको प्रोटेक्ट करूँ, तो एक सलाह ली। तो ये एक नेटवर्क तैयार किया, एक प्लान बनाया, ग्रीन एंड ब्लू एसेट्स, दिल्ली की ब्लू एंड ग्रीन असेट्स है, इसको कंजर्व करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, इसकी बायोडाइवर्सिटी और माइक्रो क्लाइमेट को कैपिटल में यानी कि दिल्ली में कंजर्व करने के लिए ये असेट्स है, इसके लिए प्लान बनाया। तो ये ग्रीन और ब्लू असेट्स है क्या, ग्रीन एंड ब्लू पॉलिसी, इसका मतलब ये जो भी वाटर बॉडीज हैं और लैंड हैं ये इंटरडिपेंडेंट है, मतलब पानी भूमि पे डिपेंड है और भूमि पानी पे डिपेंड है। तो इसको क्या है, एक दूसरे को ईच अदर हेल्प करते हैं, अपनी हेल्प करते हैं, तो इनको इन्वायरमेंटल और सोशल बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट करना है हमें इस पॉलिसी में। एक इसी तरह का सिमिलरली स्वामिनी है, स्वामिनी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कुछ मेंबर हैं इसमें, वुमन मेंबर 10 मेंबर हैं, 10 महिलाएं हैं, वो क्या करती हैं, टूर करती हैं, सफारी करती हैं। जैसे मैंग्रोव सफारी की इन्होंने 2017 में महाराष्ट्र के मंडावी क्रीक है, महाराष्ट्र में मंडावी क्रीक, यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है, पर्यटक जाते हैं, तो महिलाएं इसमें गई, स्वामिनी है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इन्होंने देखा, रिकॉग्नाइज किया, हाँ कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन कैसे हो सकता है, इको टूरिज्म कैसे हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल बेनिफिट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना जो भी इकोसिस्टम, ये हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है, ज़रूरी है। तो वेटलैंड को बचाने के लिए हमें इसलिए भी बचाना जरूरी है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो हमें बचाना ही है इन्हें।
और भी डेवलपमेंट करने के लिए या पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, इरेडिकेट का मतलब रिमूव करने के लिए, तो पॉवर्टी गरीबी को ख़त्म करने के लिए भी ये ज़रूरी है वेटलैंड को बचाना, क्योंकि लोगों की लाइवलीहुड सिक्योर होती है, यहाँ पे खेती वगैरह कर सकते हैं, कुछ और जीवन यापन के लिए इनकम जनरेट होती है, क्योंकि पर्यटक वगैरह आते हैं, टूरिज्म बढ़ता है, तो इसलिए भी ज़रूरी है वेटलैंड को बचाना। तो यही था इसके लेक्चर में बस।